Hello guys, welcome to Abhyana IAS Academy. I am Vedveer and we are studying ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो गाइज लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो जो लोग हमारे वीडियो पे नए हैं वो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। तो जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इससे मिलने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस टॉपिक इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पीजीटी कॉमर्स। इसमें से हमेशा क्वेश्चन आपका आता ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट टॉपिक है। चलिए, तो हम पहले बात करेंगे रिक्रूटमेंट की और सिलेक्शन की, कि रिक्रूटमेंट क्या होता है और सिलेक्शन क्या होता है। देखो, जब भी ऑर्गेनाइजेशन ने प्लानिंग करी है आपकी, तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक वर्ड बताया था, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स के लिए प्लान किया जा रहा है कि आने वाले टाइम के लिए हमें कितने किस किस डिपार्टमेंट में कितने कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। कंपनी ने ये डिसाइड करा कि भाई हम ग्रोथ करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, या और कोई फ्यूचर एक्सपेंशन के बारे में हम सोच रहे हैं, या फ्यूचर कोई पॉलिसी के बारे में सोच रहे हैं, मर्जर के बारे में सोच रहे हैं, एक्विजिशन के बारे में सोच रहे हैं, तो उसको क्या चाहिए? ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। तो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तो उसके लिए पहले से हम प्लान करेंगे और उसके लिए पहले से ही हम स्ट्रेटजी बना के रखेंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है। वाई स्ट्रेटेजिक? क्योंकि यहां पर कंपनी बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ प्ले करती है और ये देखती है कि किस किस डिपार्टमेंट को कितने कितने लोगों की जरूरत है। हर डिपार्टमेंट से डेटा मंगवाया जाएगा, उनसे बोला जाएगा कि भैया अकॉर्डिंग टू द वर्क आप ये बताइए कि आपको कितने लोगों की जरूरत है और कितने अभी आपके पास में हैं। तो उन सारे डेटा को कंपाइल किया जाएगा, वर्क का लोड देखा जाएगा और ये देखा जाएगा कि भाई आने वाले टाइम के लिए हमें जब वर्कलोड हमारे पास बढ़ेगा तो हमें और ज़्यादा इंप्लॉय चाहिए, तो उसमें हमें कितने कितने और ज़्यादा इंप्लॉय चाहिए। तो उसका पहले पूरा डिटेल हमें जो बनाई जाएगी, उसकी एक समरी बनाई जाएगी, और समरी बनाने के बाद हम तैयारी करेंगे किस चीज़ की? रिक्रूटमेंट की। पहले जो वो हम रिक्रूटमेंट करेंगे, मतलब लोगों को इनवाइट करेंगे और बोलेंगे कि भाई आप हमारे यहाँ आओ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास क्या करो? अप्लाई करो। ठीक है। जब रिक्रूटमेंट आपका पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आप किस पे जाओगे? सिलेक्शन पे जाओगे। वंस रिक्रूटमेंट हैज बीन कंप्लीट, देन यू विल गो फॉर द सिलेक्शन। ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? व्हाट इज रिक्रूटमेंट एंड व्हाट इज सिलेक्शन। चलिए, बात करते हैं रिक्रूटमेंट की। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या हुआ? रिक्रूटमेंट का मतलब हुआ कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर आप अट्रैक्ट करते हो लोगों को। क्या करोगे? आप अट्रैक्ट करोगे लोगों को, किस चीज के लिए? टू एंश्योरिंग अ सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड पर्सोनल। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पर्सोनल होते हैं, पर्सोनल मतलब इंप्लॉय, वर्कफोर्स, वर्कर, जो भी हमारे वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उसको पर्सोनल भी कह देते हैं, हम वर्कफोर्स भी कह देते हैं, उसको लेबर भी कह देते हैं, उसको इंप्लॉय भी कह देते हैं। ये सारे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्ड हमारे यूज करे जाते हैं, ताकि हम क्या कर सकें? सिलेक्शन कर सकें अपनी मैन पावर का, बोथ इन क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। यहां पर दो चीजों का हम ध्यान रखते हैं कि ताकि हम लोगों को क्या कर सके? एल्योर कर सकें, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें कि आओ हमारे यहाँ ये वैकेंसी है और क्या करो? अप्लाई करो हमारे यहाँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आप अप्लाई करोगे, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि आगे जितने भी हमें क्वांटिटी, मतलब जितने भी लोगों की हमें ज़रूरत है, क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी, दोनों चीज़ों को हम सप्लाई कर पाएँ। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हमने देखा कि भाई इतने लोगों की हमें ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे? लोगों को बोलेंगे कि भाई आप हमारे यहाँ आओ और हमारे यहाँ आके अप्लाई करो। ठीक है। तो ये एक डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस फंक्शंस होता है, ताकि हम जो ह्यूमन मैन पावर को, जितने लोगों की जिस डिपार्टमेंट में ज़रूरत है वहाँ पर हम उतने लोग सप्लाई कर पाएँ। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, और ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि आप रिक्रूटमेंट सही से नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन सही नहीं होगा, सिलेक्शन सही नहीं होगा तो आपका प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, आगे का प्रोसेस जो वो अपने आप ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग कर ली। प्लानिंग करने के बाद जो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो हमारा किस में आता है?
रिक्रूटमेंट में आ जाता है। तो वहाँ पर हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि भाई आने वाले टाइम के लिए हमें किस किस डिपार्टमेंट में कितने कितने लोगों की ज़रूरत है। तो हम अपने अपने अलग अलग सोर्सेज ढूंढते हैं और सोर्सेज से हम क्या करते हैं, लोगों को इंटरेक्ट करते हैं और बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ वैकेंसी निकली हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आप हमारे पास अप्लाई करो। जितने भी आप अपने नेटवर्क्स हैं, अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, सबको क्या कर दोगे, एक्टिव कर दोगे और उनको बोल दोगे कि भैया जगह जगह पे आप देखोगे, एड्स देखोगे, बैनर देखोगे, होर्डिंग्स देखोगे और पैम्पलेट देखोगे, इनकी वेबसाइट पे आप देखोगे जगह जगह, मतलब जैसे सरकारी.com है या बहुत सारे मतलब जो है रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, वहाँ पे आप जो है उनको बताओगे और बोलोगे कि भैया इतने इतने मतलब जो है यहाँ पे हमें इस डिपार्टमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो वहां पर वो सारे क्या करेंगे, वो सारे आपको लोगों को इंटीमेट दे देंगे। आपको कैसे पता चला कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी निकली है, वो हो सकता है आपको न्यूज़पेपर से पता चला हो, आपको अपने किसी फ्रेंड से पता चला हो, या आपको जॉब पोर्टल से पता चला हो, या आपको ऑनलाइन वेब पोर्टल से पता चला हो। ठीक है, तो ये चीजें हमारे यहाँ से पता चल जाती हैं। तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखती है और कहती है कि भैया आओ, जितने आ सकते हो उतना हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि जितने भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, यहां पर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय का क्या मतलब है, जो एम्प्लॉय उसके लिए सूटेबल है, ठीक है, स्किल्ड पर्सन है, और स्टिमुलेट करता है देम कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन उसके लिए क्या करें, वो जॉब के लिए अप्लाई करें, और ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, अपनी जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के पास बेटर ऑप्शन रहेगा उनमें से सिलेक्ट करने के लिए। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना, रिक्रूटमेंट का मतलब सिलेक्शन नहीं होता है। आपने कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप जो क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रिक्रूटमेंट एक तरीके से इनविटेशन होता है जॉब को अप्लाई करने के लिए। अब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, उसके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो नहीं करते हो, वो आपका एक अलग मैटर है, बट ये एक तरीके से इनविटेशन होता है कि भाई आप आओ, और ये चीज़ यहाँ पर हमारे पास जो जॉब है, जो वैकेंसीज हैं, इफ़ यू आर सूटेबल फॉर ए पर्टिकुलर जॉब और वैकेंसी, देन यू कैन अप्लाई फॉर इट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कोई भी नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखती है। ऑर्गेनाइजेशन के पास जितने भी पॉजिटिव सोर्सेज हैं सबको एक्टिव कर देती है और बोल देती है भैया आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो उतना ही ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। व्हेन मोर पर्सन अप्लाई फॉर ए जॉब देन देयर विल बी स्कोप फॉर रिक्रूटिंग बेटर पर्सन। देखो, अगर एक जॉब है या 10 जॉब है, इसके लिए 20 लोगों ने अप्लाई किया है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में 500 लोगों ने अप्लाई किया है, तो यहाँ पर इस वाली जो ऑर्गेनाइजेशन के पास ज़्यादा ऑप्शन है, इस वाली ऑर्गेनाइजेशन में इसमें से ही उसको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो जितने ज़्यादा लोग ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे पोजीशन के लिए, उतना ही ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑप्शन रहेंगे और उनमें से बेस्ट टू बेस्ट ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लो 10 की वैकेंसी थी, 5 ही लोगों ने अप्लाई किया, अब बताओ इसमें से क्या ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करेगी और क्या रिजेक्ट करेगी, तो वहाँ पर फिर आपके लिए दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन जो है एक कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो कैंडिडेट अप्लाई करें और हम जो है उसमें से बेटर ऑप्शन हमारे पास रहे। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस हो गया जहां पर हम ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को सर्च आउट करती है और स्टिमुलेट करती है और एनकरेज करती है। किस चीज़ को एनकरेज करेगी? अप्लाई फॉर द जॉब, मतलब जॉब को अप्लाई करने के लिए एनकरेज करती है। वहां पर ऐसे ऐसे वर्ड्स आपके लिखे होंगे तो जिसको देख के अगर आप सूटेबल हो तो अर्जेंटली हायरिंग दिस और दैट स्पेशल ऑफर, और यहाँ पर जो है वो आपको ये मौका है, ताकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को अप्लाई करने के लिए एनकरेज कर सकें। ठीक है, और उसके बाद उसमें से क्या करेगी, जो फर्दर एलोबरेट करेगी, उनको ये चीज़ें एक्सप्लेन करेगी कि भाई हमारे यहाँ ये वैकेंसी है, ये चीज़ें हैं और ये क्वालिफिकेशन है, और इस चीज़ के लिए मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको पॉजिटिवली जो वो एटीट्यूड अपना रखेगी। इसमें कोई भी मतलब जो है इस तरीके का कोई भी क्राइटेरिया यूज़ नहीं करा जाएगा जिससे एक नेगेटिविटी आपके पास में आए। कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करा जाएगा, क्योंकि अगर रिक्रूटमेंट में ही नेगेटिविटी अगर ऑर्गेनाइजेशन दिखा देगी तो वहाँ पर लोग जो उसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब जो है ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर आ जाती है। चलिए, तो आपके कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करेंगे? कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड कर सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि साइज ऑफ द एंटरप्राइज। अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो आपको कम एम्प्लॉय की जरूरत होगी, अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो उसमें
ज़्यादा एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। इसमें अगर मान लो नेचर ऑफ द वर्क भी हमारा आ जाता है कि पार्ट टाइम चाहिए, फुल टाइम चाहिए, तो उस पर भी डिपेंड करता है। अब मान लो मुझे पार्ट टाइम चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को फुल टाइम चाहिए, तो वहां पर भी दिक्कत आ जाएगी। अगर मुझे जो फुल टाइम चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को पार्ट टाइम चाहिए, तो वहां पर भी आपकी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन ही कहती है कि भैया 1 मंथ का 2 मंथ का जो नोटिस पीरियड रहेगा, ये चीज़ें रहेंगी टर्म्स एंड कंडीशन, कि उसका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, दिस और दैट, तो उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर भी हमारा फर्क पड़ेगा। ठीक है, उसमें लिख दिया उसने कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो एक्सीलेंट होने चाहिए, तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो किस तरीके के हैं, आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो कितनी है, या आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको वहां पर देखनी पड़ेगी। एम्प्लॉय की जो एम्प्लॉयमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसने बोल दिया कि भाई आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, तो आधे से ज़्यादा लोग तो वहीं अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, या उसमें जो है वो ये चीज़ होनी चाहिए, मैरिड होना चाहिए, तो अनमैरिड तो वैसे ही अप्लाई नहीं करेंगे। या उसकी जो एज स्पेसिफाई कर दी कि भैया इस एज से इस एज तक, तो अगर आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हो देन यू कैन अप्लाई, रेस्ट ऑफ द कैटेगरी आपके लिए बेकार हो जाएगी। सैलरी स्ट्रक्चर एंड वर्किंग कंडीशन, सैलरी स्ट्रक्चर कैसा है आपका और वर्किंग कंडीशन कैसी है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब मान लो सैलरी स्ट्रक्चर, एक्सपीरियंस तो मांगा तुमने 8 ईयर्स का और सैलरी दे रहे हो 15K, क्या मतलब है, क्या लॉजिक है। ठीक है, तो वहां पर फिर आपका ये जो चीज़ें हैं फिर वो बहुत दिक्कत हो जाती है फिर। इफ़ यू आर एक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है भाई, आप फ्रेशर हो तो भाई आप उसके हिसाब से एक्सपेक्ट करोगे। ठीक है, इसीलिए जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपसे पूछा जाता है कि भैया आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, आप हमसे क्या उम्मीद रख रहे हैं। ठीक है, तो वो आपसे पूछता है। ठीक है, ऐसा क्यों, कि हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब मान लो हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो पेइंग कैपेसिटी है वो 35 है, आपने एक्सपेक्ट ही 20K किया है, तो वो 20K थोड़ी वो करेगा, वो इसमें से भी मतलब जो कम कर देगा, उसको बोलेगा जी हम आपको 15 या 18 ही दे सकते हैं। ठीक है भाई, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन आप आगे उस पर काम कर सकते हो। ठीक है, अब आपने मतलब जो है ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेसिटी है वो 20 की है और आपने 35K बोल दिया, तो वो डिपेंड करता है, वो ये सोचना चाहता है कि आप अपने आप को कितना एस्टिमेट करते हो, मतलब आप अपनी वर्थ क्या लगाते हो। कोई आपसे पूछे कि भाई आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर राइट नाउ यू आर अर्निंग 30K, तो ऑब्वियस ही बात है कि इफ़ यू आर हैविंग एक्सपीरियंस और इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, तो आप नेक्स्ट जो जॉब करोगे वो इससे इंक्रीमेंट पे ही करोगे, उससे कम वाली तो नहीं करोगे ना। भाई 30 तो आप प्रेजेंट पे कर रहे हो, उससे आपको बोला जाए भाई 20 की जॉब मिल रही है आपको, तो क्यों आपको नहीं करोगे, नहीं करोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो वहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, वर्किंग कंडीशन कैसी है, और वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर वगैरह कैसा है, ये इन सब चीज़ों से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, वर्किंग कंडीशन से क्या फ़र्क पड़ेगा। अब मान लो कोई फीमेल है, वहाँ पे लिख दिया जाए कि नाइट शिफ्ट है, तो फीमेल के लिए फिर थोड़ी सी दिक्कत है। या ऑड आवर्स हैं आपके, मेल तो मान लो कर भी लेंगे, लेकिन फीमेल के लिए फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, या फिर मतलब जो है आपकी लोकेशन से भी बहुत फर्क पड़ता है। मान लो ऐसी लोकेशन पे है कि जहाँ पे मतलब जो है कोई ट्रैवलिंग कन्वेंस आपको नहीं मिलेगा, या कोई ऐसा लोकेशन है जहाँ से मतलब जो है आगे ट्रैवल करने में फिर आपको बहुत दिक्कत रहती है, जैसे गुड़गांव वगैरह की साइड में, नोएडा वगैरह की साइड में काफ़ी सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे लेट आवर्स में आपको कोई भी व्हीकल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कई जगह मतलब ऐसी प्रॉब्लम आपको रहती है। अच्छा, उसके बाद आता है रेट ऑफ ग्रोथ और पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ, इससे क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, मतलब इसमें आपका ये भी रहेगा कि जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो, तो उसमें आपको ये भी लगता है कि अगर मान लो मुझे लग रहा है कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो उसमें फिर मुझे उसी पोजीशन पे रहेगा। अगर एक ग्रोथ कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, तो मेरे फ्यूचर में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। अब मान लो आप किसी एज ए एग्जीक्यूटिव अगर आप जा रहे हो, 10 साल 15 साल तक आप एग्जीक्यूटिव पे ही काम करो, तो आपको क्या फायदा। भाई उसमें ग्रोथ भी तो होनी चाहिए, भाई आपने काम किया, आपने ऑर्गेनाइजेशन को इतना टाइम दिया, आपने जो हार्डवर्किंग आपने किया, आपने गोल एंड ऑब्जेक्टिव अचीव करे, फिर भी क्या हुआ, आपकी कोई ग्रोथ तो हुई नहीं उसमें। तो इसलिए हर इंसान जो वो ग्रोथ चाहता है कि आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम मुझे जो इतनी ग्रोथ मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इसमें आ जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा इन्फ्लुएंसिंग होता है। इसमें टाइमिंग वगैरह वो सारा जो वो वर्किंग मतलब जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन में आ जाती है, कि कौन सा जो टूल, कौन सा मेथड, कौन सी टेक्नोलॉजी वगैरह आप यूज़ करोगे, तो वो सारी चीज़ें आपके एम्प्लॉयमेंट कंडीशन में आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट सोर्सेज।
रिक्रूटमेंट सोर्सेज का मतलब क्या होता है कि रिक्रूटमेंट आप कहाँ कहाँ से करोगे। हाँ जी, कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं हमारे? इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं। इंटरनल सोर्सेज का मतलब क्या है यहाँ पे? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और एक्सटर्नल का मतलब क्या है? आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरनल में क्या हो सकता है? आपने प्रमोशन कर दिया, मतलब ठीक है भाई, आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ, आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल में अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, तो आपको प्रमोट कर दिया एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। एक काम तो हमारा ये हो सकता है। इसके अलावा ट्रांसफर आपका हो सकता है, एक जॉब से दूसरी जॉब पे आपका ट्रांसफर हो गया, तो वो आपका हो सकता है। इम्प्लॉय रेफरल। इम्प्लॉय रेफरल का मतलब क्या है यहाँ पे? हाँ, मतलब कई बार क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन आपको बोल देती है कि भाई अगर आपके नोन में आपके रिलेटिव या कोई ऐसा पर्सन है जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, देन यू मे, आप जो है उसको जो बता सकते हो। अच्छा, कई बार आप ऑर्गेनाइजेशन में जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपसे पूछा जाता है कि भाई आपको कोई रेफरेंस है, तो वो रेफरेंस आप किसके थ्रू आए हो यहाँ पे, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर हो जाती है। अच्छा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इंप्लॉय रेफरल ऑर्गेनाइजेशन क्यों वो करती है? मतलब कंपनी का खर्चा बच जाएगा, कंपनी बाहर मतलब किसी और को पैसे देगी और वो चीज़ करेगी, तो उससे खर्चा बच जाएगा। दूसरा, अगर मान लो कोई भी कल को कोई दिक्कत होती है, ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें पकड़ लेगी। भाई आपके आपके ऊपर ट्रस्ट करके वो पर्सन को रख रही है ना ऑर्गेनाइजेशन, तो कल को मान लो उस एम्प्लॉय ने कोई दिक्कत करी, कोई गड़बड़ी करी, ठीक है, तो वो क्या करेगी? वो आपको पकड़ेगी, भाई आप कहाँ से लेकर आए थे इसको, जाओ ढूंढो। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब आपके इसमें आ जाती है। ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा तो खैर बचता ही बचता है। अच्छा, उसके बाद है फॉर्मर एम्प्लॉय। फॉर्मर एम्प्लॉय का क्या मतलब है यहाँ पे? पुराने एम्प्लॉय जो आपके छोड़ के जा चुके हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन वो कर लेती है। नेक्स्ट आता है रिट्रेंच एम्प्लॉय। रिट्रेंच एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? जिनको ऑर्गेनाइजेशन ने निकाल दिया था शॉर्टेज की वजह से या किसी और की वजह से, तो ऑर्गेनाइजेशन ने निकाल दिया था। ले ऑफ की वजह से कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे सीजनल बिजनेस कई बार होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन के पास काम होता है तो ऑर्गेनाइजेशन आपको कॉल करके बुला लेती है। जब काम नहीं होता तो ऑर्गेनाइजेशन मना कर देती है कि भाई अभी हमारे पास काम नहीं है, तो हम जो वो स्क्रूटनी कर देंगे। ठीक है, मतलब छटनी कर देंगे, जब आप हमारे पास दोबारा से काम होगा तो हम आपको बुला लेंगे। जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया था। अब जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ रही है तो ऑर्गेनाइजेशन दोबारा से उनको कॉन्टैक्ट करके बुला रही है। ठीक है, उसके बाद है कंपनसेट अपॉइंटमेंट्स। ये क्या होते हैं? इसमें कई बार क्या होता है, जो रिटायर्ड एम्प्लॉय, कई बार आपके जो रिटायर्ड एम्प्लॉय होते हैं ना, उनको कम पैसों पे दोबारा से रख लेती है। जैसे मान लो कोई पर्सन था आपके ऑर्गेनाइजेशन में, रिटायर हो गया है, तो उनको मतलब उतना सैलरी तो वो नहीं देगी, उससे कम सैलरी पे आपको जो है वो इसमें रख लेगी। अच्छा, इसमें एक चीज और आपकी आती है, सन ऑफ सॉइल। सन ऑफ सॉइल, ये क्या होता है? हाँ भाई, आज था, इसका नाम सुना है कभी? हाँ, जैसे कभी कभी क्या होता है कि सन ऑफ सॉइल का मतलब होता है कि आपके किसी एक पर्सन को या एक फैमिली मेंबर को ऑर्गेनाइजेशन में जो रिक्रूट करा जाएगा। अब जैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि कई बार तो ऐसा हो जाता है कि जैसे बहुत से मतलब किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई, तो उसकी फैमिली में से किसी एक पर्सन को जो वो ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट कर लेती है। या वैसे भी कई ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होती है कि भाई एक पर्सन को आपके ऑर्गेनाइजेशन में से हम कहीं ना कहीं मतलब आपको जो रिक्रूट कर देंगे, जो भी पर्सन जो उस जॉब के लिए सूटेबल रहेगा उसको वो जॉब आपकी मिल जाएगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सन ऑफ सॉइल। ये भी आपका इंटरनल रिक्रूटमेंट का ही एक पार्ट होता है। अब बात करते हैं हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है, इसमें सारे रिक्रूटमेंट जो हम करेंगे वो कहाँ से करेंगे? बाहर से करेंगे। ठीक है, अब इसमें कॉलेज रिक्रूटमेंट हो गई, कैंपस रिक्रूटमेंट जिसको हम बोलते हैं, ये क्या काम करेंगे? कॉलेज रिक्रूटमेंट क्या होता है आपका? कैंपस रिक्रूटमेंट में होता है जो कॉलेज में जैसे वैकेंसी मतलब जो है ऑर्गेनाइजेशन जाती हैं और वहाँ से आपकी रिक्रूटमेंट करती हैं। जैसे एम कॉम एम बी ए वगैरह, ये बी कॉम वगैरह में यहाँ पर जाती हैं, जैसे बी पी ओज वगैरह, ये जेन पैक्ट वगैरह, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जाती हैं और जो है वहाँ से जाके रिक्रूटमेंट करके लेकर आती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटर एंड अदर फर्म्स। इसका मतलब क्या है? कॉम्पिटिटर एंड अदर फर्म से क्या मतलब है? यहाँ पे आपने अपने जो कॉम्पिटिटर हैं उनको जो वो कांटेक्ट करा, या अदर फर्म्स हैं उनको कांटेक्ट करा, उनको बोला भाई हम आपको इतना ऑफर कर रहे हैं, बोलो यस और नो। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि जैसे मान लो हम दोनों कॉम्पिटिटर हैं, मैंने आपके एम्प्लॉय को, आपको पता चल गया भाई ये सर वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो आपने क्या करा भाई, उसको कॉन्टेक्ट कर लिया, सर आप हमारे यहाँ पढ़ाओगे, या हम आपको जितना वो सैलरी दे रहे हैं हम आपको उससे ज़्यादा पे करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है। एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, बहुत सारी हमारी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होती हैं जो हमारी जो है इस चीज़ का काम करती हैं। एजेंसीज हमारी होती हैं, कंसल्टेंसी फर्म्स हमारी होती हैं जो कि हमारी, उनको हम बोल देते हैं, तो वो सारा काम करते हैं। लेबर यूनियंस, लेबर यूनियन भी एक तरीका होता है।
आप लेबर यूनियन को जाके बोलो, उनको कांटेक्ट करो, उनको बोलो कि भैया हमें इतने लोगों की जरूरत है, तो वो अपने आप ही वैकेंसी को फुलफिल करेंगे। क्योंकि लोग जो ये जो हैं वो क्या करते हैं, लेबर क्लास है और इनसे अपने आप कांटेक्ट रखते हैं। ठीक है, जो वर्कर्स वगैरह हैं इनसे कांटेक्ट रखते हैं, उनको पता है कि भाई कौन से वर्कर को कहाँ पे आपका वो है। तो ये चीज़ मतलब आपके यहाँ पर आ जाती है। एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म, एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म भी आपकी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी की तरह होती है, जो कंसल्टेंसी फर्म वगैरह या इस तरीके से जो एम्प्लॉयज़ को क्या करती है, सर्च आउट करती हैं। या जो प्लेसमेंट एजेंसीज वगैरह जो होती हैं वो भी इसी तरीके का काम करती हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट या इस तरीके से कुछ प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं जिनका काम ही इन्हीं सब चीज़ों का होता है। ठीक है, इसके बाद इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनेट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, ई रिक्रूटमेंट जिसको हम बोलते हैं, इंटरनेट के थ्रू भी रिक्रूटमेंट होती है। कैसे, जैसे naukri.com है, इसको हम जॉब पोर्टल या जॉब पोर्टल भी बोल देते हैं इसको हम। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, जैसे monster.com है, ठीक है, naukri.com है, इंडीड है, ठीक है, और जॉब सर्च डॉट कॉम है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिस पे जाके, जैसे अपना .com मतलब करके है एक वेबसाइट, वहाँ पे जाके आप अपना रिज्यूमे अपलोड करो, तो वहाँ से आपकी मैचिंग की जितनी भी प्रोफाइल्स होंगे वो आपको वहाँ से पता चल जाएंगे। उसके बाद कुछ मीडिया सोर्सेज हैं, ठीक है, वहाँ से भी आपको पता चल जाता है। अच्छा, इसके बाद हमारा जो है गेट हायरिंग, ठीक है, वॉकिन्स, टॉकिन्स, ठीक है, तो ये भी इस तरीके के हमारे वो हो जाते हैं। अच्छा, गेट हायरिंग क्या होती है, गेट पे आपने एक नोटिस लगा दिया कि वी हैव द रिक्वायरमेंट, या हमारे पास इतनी इतनी जो है वो वैकेंसी है हमारे पास। ठीक है, जैसे हमारे फ्लैट खाली होता तो हम गेट के आगे पोस्टर चिपका देते हैं ना, 2 BHK फ्लैट अवेलेबल और 2 लैट, ये जो है वो इस तरीके से हम लगा देते, तो उससे पता, उससे वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं, तो वो पर्सन क्या करेगा, उसको कॉन्टैक्ट कर लेगा कि मतलब हाँ भाई यहाँ पे इसकी वैकेंसी है। अच्छा, वॉक-इन्स क्या होता है, वैकेंसी होती ही नहीं, ठीक है भाई, आप तो सोचा कि भाई ठीक है भाई, चलते चलते जा रहे थे, आपने सोचा पता ही कर ले, ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है भाई, इस तरीके से चलते चलते मतलब आपके आ गए। या ऑर्गेनाइजेशन बोल देते कि भाई हमारे यहाँ वॉक-इन्स निकले हुए हैं, आप आओ मतलब इतनी तारीख से इतनी तारीख तक, या मतलब 21 को मतलब जो हमारे यहाँ वॉक-इन्स हैं, तो आप आके जो मतलब जो है डायरेक्टली उस दिन आप आ सकते हो। ठीक है, टॉकिन्स, आपने कॉन्टैक्ट किया, उनको कॉल किया, आपने पूछा कि मैम वैकेंसी है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, आप एक काम करो, रिज्यूमे सेंड कर दो, और रिज्यूमे देखते ही आपको जो कॉन्टैक्ट कर लेंगे। ठीक है, और ऐसे ही इसमें राइटिंग्स में भी आता है। राइट इन मतलब कई कई बार वो बोलते हैं कि भाई एक काम करो कि आप हमें मेल फॉरवर्ड कर दो, और जैसे ही हमारे पास कोई रिक्रूटमेंट होगी तो हम आपको दोबारा से उसके लिए अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंटरनल सोर्सेज होते हैं, कुछ हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल सोर्सेज एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या आपका रहता है, नेक्स्ट आपका रहता है रिक्रूटमेंट सोर्सेज के क्या क्या एडवांटेज रहते हैं और क्या क्या आपके डिसएडवांटेज रहते हैं। तो क्या क्या एडवांटेज रहेंगे, क्या क्या डिसएडवांटेज रहेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल रिक्रूटमेंट की। इंटरनल रिक्रूटमेंट के क्या क्या एडवांटेज रहेंगे, क्या क्या डिसएडवांटेज रहेंगे। देखो, पहले हम एडवांटेज की बात करते हैं। एक तो मोरल ऑफ प्रमोट, के मतलब आपको प्रमोट होने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, और आपको ये पता है कि भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको एक अच्छा प्रमोशन आप कर रहे हो, अच्छा वर्क आपने किया है, तो आपको जो क्या करेगी ऑर्गेनाइजेशन, प्रमोट कर देगी। ठीक है, तो इससे आपका जो मोरल है वो क्या हो जाएगा, बूस्टअप हो जाएगा। ठीक है, बेटर असेसमेंट ऑफ एबिलिटी, क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन को आपके बारे में पता है, आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात आपकी नहीं रहती है। इससे क्या होगा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को भी पता कि भाई इस पर्सन के पास कैपेबिलिटी है, ये पर्सन जो सही तरीके से काम कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन में उसको जो प्रमोशन मतलब आपकी जो एबिलिटी है उसको सही तरीके से असेस किया जा सकता है। ठीक है, लो कॉस्ट रहेगी आपकी, इतना ज़्यादा खर्चा तो आपका है नहीं। ठीक है भाई, असेसमेंट करी आपने, ठीक है भाई, जो कैपेबल इंप्लॉई हैं उसको आपने प्रमोट कर दिया, तो खर्चा इतना ज़्यादा इसका इतना नहीं आता है। इंटरनल रिक्रूटमेंट का जो खर्चा होता है वो हमेशा कम आता है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। मोटिवेटर फॉर गुड परफॉर्मेंस, जो आपके गुड परफॉर्मेंस वाले जो पर्सन हैं उनको क्या रहेगा, उनके लिए एक मोटिवेशन रहेगा कि भाई आपको आगे प्रमोशन होने के चांसेस आपके पास हैं। अगर आप अच्छी परफॉर्म कर रहे हो, आप आगे ग्रोथ करने के बारे में सोच रहे हो, तो उसमें आपको अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। इसके साथ साथ कॉजेज ऑफ सक्सेशन ऑफ प्रमोशन। सक्सेशन ऑफ प्रमोशन का मतलब क्या होता है, सक्सेशन का मतलब क्या होता है, आपके लेवल के बाद मतलब जो है नेक्स्ट पर्सन कौन होगा।
ठीक है, तो उसमें मतलब जो है आपका भाई ऑर्गेनाइजेशन को भी पता है कि भाई ये जैसे ये पोजीशन खाली हो गई, ये पर्सन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसको नेक्स्ट पोजीशन पे जो यहाँ पर रिक्रूट कर देंगे। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो सक्सेशन पोजीशन जो हमारी होती है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इनको रिक्रूट कर देती है। नेक्स्ट आता है हैव टू हायर ओनली एट द एंट्री लेवल। ऑर्गेनाइजेशन एक बार एंट्री लेवल के पर्सन पे हायर कर लेगी, बाकी उसके बाद फिर धीरे धीरे उनको प्रमोट करती रहेगी। ये तो है इसके एडवांटेज। ठीक है, इसमें टाइम, इसमें एक चीज़ और है कि आपका जो है टाइम आपका कम लगता है, टाइम एंड लोअर कॉस्ट, और आपका टाइम भी कम होता है, टाइम भी कम लगता है इसमें, टाइम भी इतना ज़्यादा कोई खास आपका नहीं लगता है। डिसएडवांटेज क्या रहेंगे? इनब्रीडिंग रहेगी। इनब्रीडिंग मतलब वही एम्प्लॉय आसपास में वही घूमते रहेंगे, फ्रेश टैलेंट तो कुछ आ ही नहीं रहा है, ये सबसे बड़ी दिक्कत रहेगी। इनब्रीडिंग मतलब उसी में से लोग मतलब जो वो आपके आसपास में घूमते रहेंगे, इस गिलास से उस गिलास में कर दिया, उस गिलास से उस गिलास में कर दिया, उस गिलास से उस गिलास में कर दिया, पानी तो वही है, कटोरी से थाली में, थाली से चम्मच में, चम्मच से किसी और में, मतलब इस तरीके से आपने कर दिया। तो यहाँ पर ये दिक्कत रहती है। पॉसिबल मोरल प्रॉब्लम ऑफ दोज नॉट प्रमोटेड। अब जो जिनका प्रमोशन हो गया वो तो बहुत बढ़िया है, दिक्कत किन की हुई? जो प्रमोटेड नहीं हुए। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मतलब वर्कर्स परफॉर्मेंस तो करते हैं, लेकिन जब प्रमोशन का नंबर आता है तो हमारे नियर डियर और जो आसपास के जो लोग होते हैं ना, हम उनको प्रमोट कर जाते हैं। देखो कई बार बहुत सारी बात तुमने सुना होगा कि हमारे जो, ठीक है भाई, जब प्रमोशन होने का नंबर आया था तो जो मेरा बॉस था उसने मेरा नाम ना दे करके किसी और का, अपने जो नियर जो चेले चपाटे होते हैं उनका नाम उन्होंने आगे दे दिया। तो कई बार मतलब बाइसनेस भी कर जाते हैं हम। ठीक है भाई, हमारी प्रमोशन हो गई, हम तो ट्रांसफर होकर दूसरी पोजीशन पे चले गए। अब दिक्कत कहाँ रह गई? जो जिनका प्रमोशन हो गया तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उनकी रह गई जिनका प्रमोशन नहीं हुआ। अब कई बार होता क्या है कि मतलब जैसे मतलब जो है बाइसनेस, मेल और फीमेल में बाइसनेस हो जाती है, फीमेल को प्रमोशन मिल जाती है, मेल का प्रमोशन रुक जाता है, तो वहां पर फिर वो दिक्कत वाली बात हो जाती है। अब सोचो आपका साथ का पर्सन ही कल को आपका बॉस बन जाए, तो मतलब बहुत ही मतलब जो है दुखद घटना हो जाती है। और उसमें उससे भी दुखद घटना तो वो होती है जिसको कुछ नहीं आता था वो तुम्हारा बॉस बन जाए। ठीक है, फिर मतलब फिर ये लगता है कि भाई मतलब अब तो मतलब कुछ है ही नहीं। ठीक है, हमने मतलब दिन रात इतने पापड़ बेले, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ हमारा? ठीक है, परफॉर्मेंस करी हमने दिन रात बैठ के, मतलब जो है ये सारा काम करा, क्रेडिट मिल गया किसी और को, उसके बेसिस पे उसकी प्रमोशन हो गई, तो ये चीज़ आपकी इसमें आ जाती है। ठीक है, पॉलिटिकल मतलब जो है इन फाइटिंग आपकी रहती है, पॉलिटिकल सिनेरियो मतलब बहुत ज़्यादा रहता है जब आपका प्रमोशन का नंबर आता है, बहुत ज़्यादा फाइटिंग आपकी रहती है, मतलब जो है नियर डियर, मतलब ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स आपकी रहती है। जब प्रमोशन का नंबर आता है ना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है, मतलब अलग अलग लेवल की आपकी पॉलिटिक्स रहती है कि कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई कहीं पे, कोई कहीं पे, कोई कहीं पे, किसी का किसी से कोई काम अटक रहा है, किसी का किसी से कोई काम अटक रहा है। तो कई बार होता है कि जैसे मैं तुम्हारे दो एम्प्लॉय को वो कर दूंगा, प्रमोट कर दूंगा, मतलब बाइसनेस हो जाती है, बहुत सारी मतलब पॉलिटिक्स आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में चलती है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब उनका प्रमोशन के लिए नाम चला गया, तो उसमें मतलब जो है, लेकिन इंटरनल ये सारी अपनी वो हो जाती है, आगे प्रमोशन के लिए नाम चले जाते हैं सारे, वो हो जाते हैं। ठीक है, ये दिक्कत हो जाती है। नीड फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब इसमें यह है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को उनकी डेवलपमेंट वगैरह पे आपको काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। ठीक है भाई, आप एक पोजीशन पे हो, आप उसी मतलब आप, ठीक है भाई, आप एक नॉर्मल एग्जीक्यूटिव हो, लेकिन जब आप टीएल बनोगे तो आपकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी, तो आपको ट्रेनिंग डेवलपमेंट पे आपको खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, आपको नए लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझानी पड़ेगी। ठीक है भाई, आप कल तक हम लोग कोलीग थे, लेकिन अब मैं आपका बॉस हूँ, तो अब मुझे जो है वो चीज़ें कमांड करना सिखाएंगे कि भाई अब मुझे कैसे कमांड करना है आप लोगों को। अब सोचो आप में से ही किसी पर्सन को जो बॉस बना दिया जाए, अब कल तक जिसको आप तू करके बात करते थे उसे अब आपको सर आप, ठीक है, इस तरीके से बात करनी पड़ेगी, तो वो थोड़ा सा मतलब जो है चीज़ें एटिकेट्स में आपकी आती हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का एडवांटेज क्या होता है? जो उसके डिसएडवांटेज थे वो सारे इसके एडवांटेज बन जाएंगे। ठीक है, जैसे न्यू ब्लड हायरिंग और न्यू प्रोस्पेक्टिव, नया पर्सन आएगा, नया टैलेंट लेकर आएगा, तो वो नई नई कैपेबिलिटी। अब देखो आप आज से 10 साल पहले के पर्सन को देख लो और आज के पर्सन को देख लो, तो उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। तुम दूर क्यों जा रहे हो? कल को मान लो जब आपकी रिक्रूटमेंट होती है तो आपसे ये पूछा जाता है, भैया आपने नेट कौन से ईयर में क्वालिफाई किया था? अब एक पर्सन है जिसने 2014 में किया था, और एक पर्सन है जिसने 2022 में करा है, तो 2022 वाले को ज़्यादा वो माना जाएगा।
ज़्यादा चांसेस रहेंगे उसके प्रमोशन के, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो पर्सन ज़्यादा अपडेटेड रहेगा। आप ये सोचो कि भाई आपने जब पढ़ाई करी थी अपनी और आज के बच्चों की पढ़ाई को देखो तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर रह जाता है, ठीक है। 2 साल का 3 साल का गैप होते ही पर्सन जो है वो अब आज की डेट में जो पर्सन है वो थोड़े से मतलब जो है टैलेंटेड पर्सन आपके यहाँ आ रहे हैं। तो अब नया पर्सन जो आ रहा है वो एक एक से बढ़ के एक टैलेंट आपका लेकर आ रहा है, ठीक है। चीपर एंड फास्टर देन ट्रेनिंग प्रोफेशनल, मतलब इसमें कभी कभी ये होता है कि जो ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनको मतलब उनके थ्रू आप हायरिंग करो और उनको जो है बेटर आप जो है प्रोफेशनल सर्विसेज वगैरह और जो ट्रेनिंग डेवलपमेंट वगैरह है वो आप इसको दे सकते हो। नो ग्रुप ऑफ पॉलिटिक्स एंड सपोर्टर इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी, मतलब इसमें कोई इस तरीके से कोई चीज़ नहीं रहेगी। आपकी नई रिक्रूटमेंट हुई है तो ऐसा कोई पॉलिटिक्स वाला सिस्टम या इस तरीके की चीज़ें आपकी नहीं रहेंगी, ठीक है। तो इसमें फिर पॉलिटिकल सपोर्टर वगैरह मतलब ऐसा तो कोई है नहीं कि उसका पॉलिटिकल सपोर्ट वाला तो कोई पर्सन है नहीं। आप नए गए हो तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने में भी आपको टाइम लगेगा, तो इतनी जल्दी पॉलिटिक्स में आप नहीं घुलोगे। आपको ये पता कि भाई आपको नहीं पता कि भाई कौन से पर्सन का क्या बिहेवियर है, तो इतनी जल्दी थोड़ा बहुत तो टाइम आपको लगता है एडजस्ट करने में, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मे ब्रिंग न्यू इंडस्ट्री इनसाइट, कई बार ऐसा होता है कि नया पर्सन आता है तो नया आइडिया नई ब्रेन स्टॉर्मिंग और नई टेक्नोलॉजी लेकर आता है, तो उसके साथ साथ में नया अपडेट्स और आपके नया टैलेंट भी वो लेकर आएगा, ठीक है। दिक्कत क्या रहती है, प्रॉब्लम क्या रहती है इसमें? प्रॉब्लम ये रहती है मे नॉट सिलेक्टेड समवन हु विल फिट फॉर द जॉब और ऑर्गेनाइजेशन। अब कई बार क्या होता है कि आपने मान लो पर्सन बाहर से रिक्रूट कर लिया, अब रिक्रूटमेंट तो कर लिया, अब उसको एडजस्टमेंट करने में बहुत दिक्कत आ रही है। अब कई बार ऐसा भी होता है ना कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन जब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इतनी जल्दी मतलब इनवाइट आप कर रहे हो, लेकिन जब आप बाहर से जब आप रिक्रूटमेंट करोगे यहाँ पर, भाई रिक्रूटमेंट मतलब सिलेक्शन करोगे तब भी तो आप बाहर से ही करोगे ना, वो इंटरनल थोड़ी हुआ। प्रॉब्लम तो सेम की सेम रहेगी। भाई रिक्रूटमेंट जिसने रिक्रूटमेंट करा है उसी में से आप सिलेक्ट करोगे। तो जो पर्सन हो सकता है कि भाई जिस पर्सन को आपने बाहर से रिक्रूट करा है या जिस पर्सन को आपने बाहर से हायर करा, अब कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वो पर्सन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है या नहीं है, ठीक है। भाई आपके क्वालिफिकेशन मैच करती है, सब चीज़ें मैच करती हैं, लेकिन आप उस एनवायरमेंट में एडजस्ट नहीं हो पा रहे। अब मान लो किसी अब आप ये सोचो कि ठीक है भाई, आप सिंपल सी बात ये देखो, जब ठीक है भाई आप अभी आपका मायका है, ठीक है, या आपके जो घर वाले हैं, अभी आपके पास कोई भी मतलब कहने सुनने वाला नहीं है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी पहनो और कुछ भी मतलब कुछ भी खाओ पियो ऐश करो, कहीं भी जाओ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल को मान लो फिर जब आप दूसरे इन लॉज में जाओगे तो वहां पर क्या है कि आपके ऊपर बाउंडेशन रहेंगी कि बेटा ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये मत पहनो, वो मत पहनो। फिर आपको क्या लगेगा, फिर आपको ये चीज़ बहुत हर्ट करती है, ठीक है। ठीक है भाई, आप वहां पे जाके एडजस्टमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अभी तक क्या है कि आपने आराम से मतलब जो है आपको घर पे बैठ मतलब आराम से बेड पे बैठ के टी मिली है आपको, सब चीज़ मतलब आपको करा कराया मिला है, लेकिन वहां पे क्या है, पहले आपको खुद करना पड़ेगा, फिर उसके अपने लिए भी करो और बाकी मेंबर्स के लिए भी करो, क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशन है। अब आप नहीं करोगे तो खुद को भी हट करोगे और बाकी लोगों को भी हट करोगे, फिर उनको ये लगेगा कि भाई हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे ही मान लो ऑर्गेनाइजेशन ने किसी पर्सन को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट तो कर लिया भाई, बहू बना के ले आए, लेकिन वो कितना एडजस्ट करेगी, क्या करेगी, ये चीज़ मतलब उस पर। अब मान लो कई बार ना ऐसा भी हो जाता है कि बाहर से जो पर्सन आते हैं ना, जो इंटरनल पर्सन जो होते हैं, जो ऑलरेडी जो पर्सन होते हैं वो बाहर वाले पर्सन को एग्जिस्ट ही नहीं करने देते। मतलब वो उसको इतना मतलब वो कर देंगे कई बार कि मतलब ये इसमें ऐसा होता है वैसा होता है, पॉलिटिक्स है, अब किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। अब नए पर्सन को सर्वाइव करना है ऐसे एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अलग ही चीज़ हो जाती है। आप तो नए नए गए हो, आपको थोड़ी पता कि किस पर्सन का बिहेवियर कैसा है, लेकिन हर एक पर्सन आपको जो कान भरने स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ जो है वो इसमें आ जाती है। मे कॉज मोरल प्रॉब्लम फॉर इंटरनल कैंडिडेट नॉट सिलेक्टेड। अब मान लो आपकी जगह ऑर्गेनाइजेशन ने किसी और को प्रमोट कर दिया तो आपको तो खून ही खोल जाएगा, ठीक है। अब फिर आपको ये लगेगा भाई मैं भी देखूँ जरा क्या काम करता है, कैसे काम करता है। आप उसको फाइलें नहीं दोगे, उसको काम नहीं बताओगे, फिर सोचोगे ठीक है भाई करने दे, मैं भी तो देखूँ कैसे काम करता है। तो वहां पर ये जो वो इसमें फिर ये दिक्कत आ जाती है। जो पुराने एम्प्लॉई हैं उनको वो तो खाए खेले, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको सब पता है कि कब कहाँ से क्या क्या चीज़ें करनी है, लेकिन नए एम्प्लॉय को तो फिर बहुत दिक्कत आती है उससे मतलब जो कांटेक्ट करने में, उसको हर एक पर्सन से कांटेक्ट करना है, सारी मतलब फाइलें निकलवाना, ये सारा वो काम करवाना, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम आपकी रहती है। लॉन्गर एडजस्टमेंट और ओरिएंटेशन टाइम, मतलब इसमें एडजस्टमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। चीज़ों को सीखना, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी को सीखना, और उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में टाइम लगता है। लेकिन जो इंटरनल एम्प्लॉय होते हैं वो सारे उनको पहले से सब चीज़ें पता होती है, तो उनको एडजस्टमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन वगैरह इनको बताना पड़ता है, लोगों को फैमिलियर करवाना पड़ता है, और ये चीज़ें हैं, ठीक है भाई, थोड़ा बहुत टाइम आपको देना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को,
ठीक है, तो ये आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के और इंटरनल रिक्रूटमेंट के। चलिए बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या क्या रहता है। सबसे पहले मतलब जो है कई बार ना इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ जाता है, आपसे पूछ लेता है कि भाई इसको प्रोसेस को सीक्वेंस करो, स्टेप्स दे दिए जाएंगे आपको और बोल दिया जाएगा भाई इसमें सीक्वेंस करके बताइए जरा क्या इसमें आंसर आपका रहने वाला है। देखिए सबसे पहले इसमें आता है रिक्रूटमेंट प्लानिंग। सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे रिक्रूटमेंट की कि भाई कैसे कैसे हमें रिक्रूटमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आएगा रिक्रूटमेंट डेवलपमेंट, फिर सर्च आउट करना, स्क्रीनिंग करना और फिर इवेल्यूशन एंड कंट्रोल करना। ठीक है, ये 5 स्टेप आपके सबसे पहले इसमें आते हैं। सबसे पहले आप रिक्रूटमेंट की प्लानिंग करोगे। ठीक है, प्लानिंग करने के बाद आप ये डिसाइड कर लेते हो कि भाई क्या क्या चीज़ें आपको करना है। उसके बाद फर्दर आप उसमें डेवलपमेंट कुछ प्लान बनाने के बारे में आप सोचोगे। ठीक है, आगे फर्दर आपको ठीक है भाई आपने प्लानिंग कर ली, प्लानिंग करने के बाद अब आपको क्या करना है तो वो चीज़ यहाँ से डिसाइड करोगे। फिर सर्च आउट करोगे, जो कैंडिडेट आपके पास आ गए उनको आप स्क्रीनिंग करोगे। स्क्रीनिंग करने के बाद इवेल्यूशन कंट्रोल करोगे, मतलब आपने जितना सोचा था उतना आए या नहीं आए वो सारा आप इवेल्यूशन करोगे। अब आप सोचो कि भाई 10 प्रोफाइल के लिए आपने अप्लाई करवाना था, लेकिन उसमें से कैंडिडेट मतलब जो है वो कम आए हैं, तो वैसे में क्या करेंगे, हमें दोबारा से आगे फर्दर टाइम चाहिए या हम इसको बंद कर दें, क्योंकि उसमें तो फिर कोई लॉजिक नहीं है ना। मान लो आपके पास 10 वैकेंसीज थी, 5 और 7 पीपल ने ही अप्लाई किया, तो उसमें से तो मतलब अब इसको हम आगे कंटिन्यू करें नहीं करें वो थोड़ा सा यहाँ पे हमें सोचना पड़ता है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्लानिंग की। तो रिक्रूटमेंट प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर मतलब जो है ये सबसे पहले एक बेसिक स्टार्टअप होता है, जहाँ पर हम ये डिसाइड करते हैं कि वैकेंट पोजीशन जो वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, उनको एनालाइज किया जाएगा और उनको कंपेयर करा जाएगा, उनका एक जॉब ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, ताकि हम ये देख सके कि भाई किस किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी उस पर कौन कौन सी वैकेंसी हमारे पास है। जॉब ड्राफ्ट आपने तैयार कर लिया, जॉब ड्राफ्ट तैयार करने के बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको पता चल जाएंगे कि किस डिपार्टमेंट में कितने कितने लोगों की ज़रूरत हमारे पास है। ठीक है, तो जब आपका जॉब ड्राफ्ट तैयार हो जाता है तो इसी के हिसाब से आपकी जॉब प्रोफाइल भी तैयार हो जाएगी, जॉब स्पेसिफिकेशन जॉब एनालिसिस वगैरह ये सब आपका यहीं से तैयार हो जाएगा। तो जॉब स्पेसिफिकेशन आपका तैयार हो जाएगा और उसमें आपका जो नेचर है उसमें जॉब स्पेसिफिकेशन वगैरह में क्या क्या लिख दिया जाएगा, आपका नेचर वगैरह क्या है, किस तरीके का जॉब है, आपके स्किल्स क्या क्या है, क्वालिफिकेशन क्या क्या है, एक्सपीरियंस कितना चाहिए जॉब के लिए, ये सारी चीज़ें आपके प्लानिंग में ही तैयार कर ली जाती हैं कि किस प्रोफाइल के लिए एक जॉब ड्राफ्ट तैयार कर लिया और आपको ये ध्यान रख लिया कि भाई किस किस जॉब प्रोफाइल के लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपने तैयार कर दी। इसके साथ साथ एक ये जो सारी चीज़ें हैं एक रिक्रूटमेंट कमेटी होती है, वो कमेटी डिसाइड करती है कि भाई ये चीज़ें हैं इस जॉब के लिए ये चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है, ताकि हमें ये भी मतलब जो है हम ये भी डिसाइड कर लें कि भाई हमारे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो रहेंगे और कितने टाइप ऑफ जो एप्लीकेंट रहेंगे वो हमारे किस किस तरीके के रहेंगे और कैसे कैसे हम उनसे अप्लाई करवाएंगे। ये रिक्रूटमेंट कमेटी होती है, उसका काम ही मतलब जो सारे रिक्रूटमेंट का काम को देखना होता है। ठीक है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्लानिंग में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ये देखती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो वो उनके लिए अप्लाई करें, और जो और अप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि खाली मतलब किसी भी पर्सन ने अप्लाई कर दे, जो सूटेबल कैंडिडेट है वही अप्लाई करे। ठीक है, अब मान लो ठीक है भाई उसने मांगी ग्रेजुएशन, आप पढ़ रहे हो 12th में आपने अप्लाई कर दिया, तो वो तो आपके लिए बेकार है ना, आपके लिए बेकार है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेकार है। ठीक है, ताकि हमारी जो जॉब पोजीशन है जो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं उसको हम हटा दें और इसमें से जो सफिशिएंट नंबर हमारे पास रहते हैं उन्हीं को हम आगे उन्हीं जो सफिशिएंट एम्प्लॉय जो आपने अप्लाई करें उसमें से ही हम आगे सिलेक्ट कर सकें। ये हमारा प्लानिंग का फेज है। प्लानिंग फेज करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्ट्रेटजी डेवलपमेंट करती है, या इसको रिक्रूटमेंट डेवलपमेंट कहते हैं। रिक्रूटमेंट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे प्लानिंग करती है। किस चीज़ की प्लानिंग करती है कि जब भी वो इसको रिक्वायर करेगी तो हमें किस टाइप के रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, मेक और बाय एम्प्लॉय का मतलब है कि हम एक्सपीरियंस पर्सन को हायर करेंगे या हम फ्रेशर पर्सन को हायर करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस पर्सन को हायर करेंगे तो वो ज़्यादा पैसे मांगेगा और अगर फ्रेशर को हायर करेंगे तो हम ट्रेनिंग पे खर्चा करेंगे या नहीं करेंगे, तो हमें ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट हमारा क्या क्या रहेगा, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट हमारा क्या रहेगा, इंटरनल रहेगा एक्सटर्नल रहेगा, किस किस तरीके से हम करेंगे, तो वो सारा हमारा यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, जोग्राफिकल एरिया
हम किस जोग्राफिकल एरिया के पर्सन को हायर करेंगे। अब कई बार क्या होता है कि कई बार लोग ये कहते हैं भाई हम हरियाणा के लोगों को नहीं लेंगे, या हम राजस्थान के लोगों को नहीं लेंगे, या हम यहाँ के लोगों को नहीं लेंगे, या हम दिल्ली के लोगों को नहीं लेंगे, या फिर जो लोग हमारे नियर बाय जो पर्सन है, मतलब 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर, हम वहीं के लोग लेंगे, ज़्यादा दूर के पर्सन जो वो हम लोग नहीं लेंगे। या नॉर्थ, कई बार नॉर्थ ईस्ट के पर्सन के लिए मतलब जो ये रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं कि हम वहाँ के पर्सन को हायर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जोग्राफिकल एरिया का भी हमारा वहीं पे डिसाइड हो जाता है। कई बार मान लो नॉर्थ ईस्ट का वो है, नॉर्थ ईस्ट के एरिया में आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, तो वहां पर आप प्रेफर करोगे कि नॉर्थ ईस्ट के पर्सन को ही आप हायर करो। क्यों? क्योंकि बाहर के पर्सन वहां पे सर्वाइव करने में उनको बहुत दिक्कत रहेगी, क्योंकि हर जगह पे हर पर्सन जो सूटेबल नहीं रहता। ठीक है भाई, आपने अप्लाई कर दिया, लेकिन क्या आप वहाँ के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट कर पाओगे, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अब मान लो जम्मू में आपने अप्लाई कर दिया किसी कॉलेज में, अब आप रह रहे हो दिल्ली में, दिल्ली से जम्मू में अप डाउन करना और वो सारा मतलब वो करना देखना। ठीक है, एटमॉस्फेयर की भी दिक्कत रहती है। अब आप हर टाइप के एटमॉस्फेयर में आप एडजस्ट नहीं कर सकते। अब आप केरला साइड में चले गए, वहाँ की तो लैंग्वेज ही समझ नहीं आएगी आपको, वो किट करते रहेंगे, आप कुछ कुछ बोलोगे तो वो समझ ही नहीं आएगा आपको। ठीक है, उसके बाद सोर्सेज वगैरह जो है वो हम यहाँ पर डिसाइड कर लेंगे कि भाई किस किस तरीके से हम जो मेथड्स वगैरह सोर्सेज वगैरह ये सब चीज़ें हमारी यहाँ पर डिसाइड हो जाती हैं। ठीक है, जब ये सब चीज़ें आपकी डिसाइड हो गई, मैनेजमेंट ने सब चीज़ें वो कर लिया, क्योंकि इसमें बजट वगैरह भी हमें देखना पड़ता है ना, बजट, टाइम और जो है क्या क्या कितनी अर्जेंसी हमें उसकी, तो वो उसके हिसाब से जो वो ऑर्गेनाइजेशन अपना डिसाइड कर लेती है। स्ट्रेटेजी बना ली, सारे काम हमारे यहाँ पे हो गए। पहले वाले और इसमें क्या फ़र्क था, पहले वाले में ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड किया था कि कौन सी जॉब प्रोफाइल है, क्या क्या चीज़ें हैं, और वो सारा हमारी प्लानिंग बना ली थी। उसके बाद जॉब प्रोफाइल मतलब वो सब चीज़ें तैयार हो गई, उसके बाद आगे स्ट्रेटजी बनाई कि आगे हम जो है वो हम एम्प्लॉय को फ्रेशर लेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, कहाँ से लेंगे, इंटरनल लेंगे, एक्सटर्नल लेंगे, जोग्राफिकल एरिया क्या रहेगा हमारा, और सोर्सेज किस तरीके से करेंगे, तो ये चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका सर्चिंग। सर्चिंग का मतलब क्या होता है कि आप जितने भी सोर्सेज है ना सबको एक्टिवेट कर दो आप। ठीक है, अब आप ऑर्गेनाइजेशन जो है जितने भी मतलब जो है सर्च करेगी ऑर्गेनाइजेशन, जो इनिशियलाइज करेगी और ये देखेगी भाई आप जो है वो अपनी रिक्रूटमेंट करनी स्टार्ट कर दो, और जितने भी सोर्सेज हैं आपके उन सब पे आप अपना ये बता दो कि भाई हमारे यहाँ ये वैकेंसी है और ये चीज़ आपके पास है, होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर, आपको जो लगाना है वो आप लगा के स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हमारी आ गई। मतलब यहाँ पर जो है वेरीफाई करेगा, वो ये देखेगा कि भाई हमारे पास ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। आप जब तक आप इन्फॉर्मेशन पब्लिकली नहीं दोगे तब तक लोगों को कैसे पता चलेगा, लोग इनवाइट कैसे करेंगे आप, मतलब लोगों को आप बताओगे कैसे, तो ये चीज़ मतलब आपको यहाँ पर पता चल जाती है। ठीक है, ये मैसेज कन्वे जैसे ही आपका होता है तो लोग आपके लिए अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद जिन लोगों ने अप्लाई करा उनको आप स्क्रीनिंग करो, उनको आप देखो कि भाई कौन कौन से कैंडिडेट आपके लिए सूटेबल हैं, क्या क्या चीज़ें, जिन मान लो 10 लोगों ने अप्लाई करा या 20 ने अप्लाई करा या 50 ने अप्लाई करा। ठीक है भाई, आप रिज्यूमे आ गए आपके पास, तो रिज्यूमे आप आने के बाद आप क्या करोगे, उनको शॉर्टलिस्ट करोगे, उनको स्क्रीन करोगे, और जो सूटेबल हैं उनको आप आगे फर्दर प्रोसेस के लिए भेजोगे, और बाकी जो है ये चीज़ें आप यहीं पे छोड़ दोगे। ठीक है, वो स्क्रीनिंग मतलब जो है आप यहीं पे कर लेते हो, और स्क्रीनिंग करने के बाद शॉर्टलिस्ट कर देते हो, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आगे फर्दर आप इंटरव्यू के लिए उनको कॉल करते हो। ठीक है भाई, जितने लोगों ने आपने मतलब जो है उसके लिए अप्लाई करा, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए कॉल आए ही आए। तो कई बार वो इसमें लिखा होता है ना, ठीक है मैम हम आपके प्रोफाइल को वो करेंगे और फिर आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब ठीक है, आपको ये चीज़ हो गई। तो जो आपके क्वालिफाइड हैं उनको आगे फर्दर प्रोसेस में भेज दिया जाएगा, जो अनक्वालिफाइड हैं उनको यहीं पर छोड़ दिया जाएगा। इंटरव्यू शेड्यूल हो गए। ठीक है भाई, ये काम आपका हो गया। इंटरव्यू शेड्यूल करने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन जो वो क्या करती है, इवेल्यूशन एंड कंट्रोल करती है। अब जितने लोगों को इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया वो अब ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं में से सिलेक्ट करेगी। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर ये चीज़ देखती है कि भाई अब वो वही वही वाली बात कि कितने पोजीशन के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया है, कितने हमारे पास ऑप्शन है, वो सारा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इवेल्यूशन करती है और उसके बाद कंट्रोल करने की कोशिश करती है। मतलब ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा, देखो ये ऑर्गेनाइजेशन का रिक्रूटमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट होता है। हम ये कह सकते हैं कि दिस स्टेज इज वेरी क्रूशियल बिकॉज फर्म हैज़ टू चेक द आउटपुट इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड। मतलब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने एक खर्चा यहाँ पर किया है। अब देखो होर्डिंग्स लगाई, बैनर्स लगाए, और कहीं कहीं जगह पे उसने कॉन्टैक्ट किए। अब तुम्हें पता है कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसी है, वो मतलब वैकेंसी की पोस्ट डालने के लिए इतने पैसे ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती है। ये सब चीज़ें उन्होंने करी। और रिक्रूटमेंट एक कॉस्टली प्रोसेस होता है। रिक्रूटमेंट कॉस्टली प्रोसेस क्यों हुआ? एडवर्टीजमेंट वगैरह पे खर्चा लगता है, इसके साथ साथ मतलब रिक्रूटर की सैलरी, जो उसको रिक्रूट करेगा उसकी सैलरी,
ठीक है। इसके साथ साथ उसने टाइम स्पेंड किया मैनेजमेंट ने, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट आपकी आई, कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन और प्राइस पेड फॉर द ओवर टाइम। और अब आपको पता है कि भाई आपके यहाँ मतलब वैकेंसी वगैरह निकली हुई है, ओवर टाइम भी कई बार आपको करना पड़ेगा, और कई बार मतलब एक जगह एक साथ इंटरव्यू नहीं होता है, आपके 2 या 3 फेज में इंटरव्यू होता है। तो सोचो उसमें टाइम तो आपका लगता ही है, टाइम भी लगता है, कॉस्ट भी लगती है, सब चीज़ें मतलब आपकी वो रहती हैं। और उसके बावजूद भी मतलब जो है, इसलिए जब भी फर्म कोई आगे रिक्रूटमेंट करती है तो फर्म इज रिक्वायर्ड टू गैदर द ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इफेक्टिवली। इसलिए फर्म को ये चाहिए कि जितनी भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन है वो पहले से ही वो क्या कर ले, उनको गैदर कर ले और उनको अंडरस्टैंड कर ले। जो पर्सन सूटेबल ही नहीं है आपके जॉब के लिए उसको पहले ही आप हटा दो, उस पर टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा। भाई जो पर्सन आपके एज क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहा है, आपके क्वालिफिकेशन को मैच नहीं कर रहा है, या आपके और क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहा है, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहा, तो उसको क्या फायदा, मतलब उसको आगे फर्दर राउंड को बुलाने के लिए उसका भी कोई फायदा नहीं है और आपका भी कोई फायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा, उसका भी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। तो ये चीज मतलब जो है वो ये चीजें आप यहाँ से देख ले। तो इवेल्यूशन हो गया, कंट्रोल हो गया, यहाँ पे आपका जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो हो गया आपका खत्म। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस जो आपका चलेगा, किस चीज का चलेगा, सिलेक्शन का चलेगा। अब सिलेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, रिक्रूटमेंट आपका कंप्लीट हो गया, आपने इंटरव्यू के लिए कॉल करनी स्टार्ट कर दी, और वो इंटरव्यू आपने शेड्यूल कर दिया, उनको बोल दिया कि भाई ये चीजें आपकी हैं। अब यहाँ से आपका सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। देखो सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ, सिलेक्शन का मतलब हुआ जो सूटेबल कैंडिडेट हैं उनको आप रखो, अनडिजायरेबल कैंडिडेट को आप हटा दो, जो अनसूटेबल कैंडिडेट हैं उनको आप हटा दो, और सूटेबल सूटेबल कैंडिडेट को आप रख दो। ठीक है। तो ये चीज मतलब हमारी इसमें आ जाती है कि मतलब जो आपके सूटेबल कैंडिडेट हैं उनको आप रखो, बाकी लोगों को आप रिजेक्ट कर दो। भाई मुझे 10 लोगों की रिक्वायरमेंट थी, 100 लोगों ने अप्लाई करा, मुझे 100 में से 10 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो वो चीज़ मेरी क्या हो जाएगी, सिलेक्शन में आ जाएगी। ये एक नेगेटिव प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इसमें मतलब एक नेगेटिव एटीट्यूड रखते, यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस जॉब। भाई ऑर्गेनाइजेशन सबको तो हाँ नहीं बोल सकते है ना, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, 2 में से भी बेस्ट को चूज करेगी। अगर आपके पास लास्ट में 2 बचते हैं, 2 में से भी बेस्ट टू बेस्ट को चूज करेगी। तो ये चीज मतलब यहाँ पर आ जाती है। तो जो भी हमारे पास वैकेंसी है, वैकेंसी में से जो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट होता है उसको ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, सिलेक्ट करेगी, बाकी लोगों को क्या कर देगी, बोल देगी ओके विल कॉल यू लेटर इफ यू शॉर्टलिस्ट। ठीक है, टाटा बाय बाय। तो यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ, वीडिंग। ठीक है। आउट अनसूटेबल कैंडिडेट, मतलब जो आपका जो है कि भाई जो आपके काम के लायक नहीं है उनको आप हटा दो, जो काम के लायक हैं उनको आप रख लो, बाकी लोगों को हटा दो। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी जितने भी लोगों ने आपका टाइम वेस्ट किया, मतलब रिक्रूटमेंट में, ठीक है भाई आपने उनको टाइम दिया, सब चीज़ें करी, अब आप क्या करोगे, अब आप उनको जो है जो भी आपके डिसक्वालीफाइड पर्सन है या जो सूटेबल नहीं है, जो क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहे हैं, उनको आप हटा दोगे और बाकी लोगों को आप अपना रख लोगे, आगे प्रोसेस के लिए भेज दोगे आप उनको। तो ये चीज़ आपकी सिलेक्शन में आ जाती है। ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट थे, जिन लोगों ने अपना रिज्यूमे जॉब प्रोफाइल अपनी सबमिट करी थी, उसमें से जो सूटेबल कैंडिडेट थे उनको आपने रखा, बाकी कैंडिडेट को आपने क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है। तो ये चीज़ आपकी किस में आ जाती है, ये चीज़ आ जाती है आपकी सिलेक्शन में। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में समझ आया कि रिक्रूटमेंट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपने पहले अपने लोगों को बोला था कि भैया आओ हमारे यहाँ अप्लाई करो, आओ हमारे यहाँ अप्लाई करो, लेकिन अब आप यहाँ पे क्या कह रहे हो कि यू आर सिलेक्टेड एंड रेस्ट ऑफ यू आर रिजेक्टेड। एलिमिनेशन मतलब एक कह सकते हैं यहाँ पे, अच्छा जितने जितना ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे ना जॉब के लिए, उतने ही मतलब ऑर्गेनाइजेशन फिल्टर लगाएगी, फिल्टर लगाएगी मतलब उतने ही स्टेप मतलब आगे बढ़ा देगी। जैसे मान लो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा, पहले रिटर्न कर दिया, आधे लोग बाहर कर दिए, रिटर्न के बाद टाइपिंग का टेस्ट ले लिया, कुछ लोग बाहर कर दिए, जीडी ले लिया, मतलब उतने ही मतलब जो राउंड है वो आपके बढ़ा देगी। पहले एक सिंपल राउंड होगा, सिंपल राउंड में कुछ लोग बाहर हो जाएंगे, मतलब उसमें क्या करेगा, वो देखेगा अच्छा ये जो ठीक है आपकी मैम आपकी जो बीकॉम है वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है आप सूटेबल नहीं हो क्योंकि बीकॉम हमें कंप्लीट चाहिए। एक्सपीरियंस ये चीज़ है, हमें 5 ईयर का चाहिए, आपके पास 3 ईयर्स का है, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें आपके वहीं पर हटा देगा। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट पर्सन आएगा, उसके बाद फिर आपके आगे इंटरव्यूज आपके चलते रहेंगे, 2 या 3 राउंड में आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या फ़र्क होता है। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में ये फ़र्क होता है, एक तो ये पॉजिटिव अप्रोच होती है, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव अप्रोच होती है, और ये एक
नेगेटिव अप्रोच होती है। रिक्रूटमेंट जो है वो पहले होता है सिलेक्शन से, और सिलेक्शन जो है वो बाद में होता है रिक्रूटमेंट के। पहले रिक्रूटमेंट होगी, फिर उसके बाद सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब इसको ऐसे देखना है जैसे ABCD में पहले आपका R आता है, फिर उसके बाद S आता है, यानी पहले रिक्रूटमेंट होगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन आएगा। ठीक है, अब उसके बाद अब आप खुद बताओ कि हार्डल्स किस में ज़्यादा होते हैं, रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन में? सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा हार्डल्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे लेवल्स क्रॉस करने होते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप सूटेबल हो, ठीक है भाई, जो भी आप प्रोफाइल मतलब फॉर्म भर दिया आपने या उनको बता दिया, मतलब ये चीज़ है, आपने उनको मेल कर दिया, बस यहाँ पे तो कोई हार्डल्स आपके है ही नहीं। ठीक है, कंपटीशन तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। कंपटीशन किस में है आपका? सिलेक्शन में है। ठीक है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को हम क्या करें, एक लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट को अट्रैक्ट करें, और एक एनकरेज करती है लार्ज नंबर को मतलब अट्रैक्ट करने के लिए। और सिलेक्शन में क्या होता है, सिलेक्शन जो है वो कोशिश करती है ऑर्गेनाइजेशन के हम जो अनसूटेबल हैं, जो अनडिजायरेबल हैं, उनको हम क्या कर दें, रिजेक्ट कर दें। तो ये सब हमारा किस में आ जाएगा, ये हमारा इसमें आ जाएगा, सिलेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं कि एक एस्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एप्लीकेंट, लेकिन यहाँ पर जो है सिलेक्शन में क्या रहता है कि जो सूटेबल जो है कैंडिडेट में, अच्छा यहाँ पर कोई एक सिर्फ हम कॉन्टैक्ट करते हैं उनको ये करने के लिए कि भाई हम जो वो अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या रहेगा, सिलेक्शन एक पूरा कंप्लीट एंटायर प्रोसेस हो जाता है कि उस प्रोसेस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। और यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ठीक है भाई, उन्होंने एक कांटेक्ट मतलब वो कर दिया आपको, और आपने उनको कांटेक्ट करा और आपने उनको बता दिया कि भाई हम सूटेबल हैं, ठीक है भाई, हमारी ये जॉब है। ठीक है, आगे पूरा प्रोसेस और जो स्क्रीनिंग जो सिलेक्शन करोगे आप, सिलेक्शन पूरा एक प्रोसेस रहता है, और ये सिर्फ आपका एक कांटेक्ट होता है एम्प्लॉयर और एप्लीकेंट के बीच में। ठीक है भाई, आगे फर्दर आपको प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा। अगर आप प्रोसेस करते हो, उसको कंप्लीट करते हो, सूटेबल हो, तो आपको आगे भेजा जाएगा, अदरवाइज आप वहीं से रिजेक्ट हो जाओगे। जिस लेवल पे आप रिजेक्ट होगे वहीं से आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इसमें आ जाती है। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब, इसमें ये प्रोसेस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें से आपका जो क्वेश्चन है वो आपका आ जाता है। अच्छा देखो, सिलेक्शन प्रोसेस जो है हर ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसा नहीं रहता है, वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस किस तरीके से सिलेक्शन करती है। अब एक में क्या हुआ, बहुत आपका फॉर्मल सा इंटरव्यू, आपसे 2 4 4 6 चीज़ें पूछी, उन्होंने आपने बोल दिया कि ठीक है भाई ये चीज़ें हैं, उन्होंने बोल दिया कि ठीक है भाई कल से जॉब पे आ जाना। अब हर एक पोस्ट का जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग रहता है। किसी में क्या होता है, टाइपिंग होती है, किसी में रिटर्न होता है, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है, किसी में बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, किसी में बहुत शॉर्ट प्रोसेस रहता है। ठीक है, सबसे पहले आपने एप्लीकेशन को इन्वाइट करा। ठीक है, पहले समझ लो, उसके बाद नोट डाउन करना। एप्लीकेशन को आपने इन्वाइट किया, एप्लीकेशन को इन्वाइट करने के बाद आपने उनको रिसीव करा, एप्लीकेशन रिसीव होनी शुरू हो गई आपके पास, इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया, इंटरव्यू शेड्यूल करने के बाद आपने स्क्रूटनी स्टार्ट कर दी उनकी। ठीक है, उनकी छटनी स्टार्ट कर दी, और आपने देखा कि जो सूटेबल हैं आपके, ये मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट लुक मतलब आपका होता है वो आपने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, आपने देखा कि भाई जो देख के में तो जो चीज़ें जो सूटेबल नहीं थे उनको आपने हटा दिया, बाकी जो चीज़ें थी उनको आपने फर्दर आगे भेज दिया। उसके बाद फिर आपका रिटर्न टेस्ट हुआ। ठीक है, कई जगह आपका रिटर्न टेस्ट होता है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा किस पोस्ट के लिए हम लोग जा रहे हैं। कई बार रिटर्न टेस्ट आपका नहीं होता, कई जगह आपका रिटर्न टेस्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, या जिसको हम साइकोमेट्रिक टेस्ट बोलते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है? हाँ जी, साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है? साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है कि व्हाट काइंड ऑफ साइकोलॉजी डू यू हैव, मतलब एक टेस्ट होता है, उसमें सही गलत कुछ नहीं होता। मतलब उसमें क्या करते हैं कि जैसे मतलब अगर आप ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे, ओपिनियंस चेक करते हैं, उसमें ना एक ग्राफ बनाया जाता है, उस ग्राफ के अकॉर्डिंगली मतलब आपकी साइकोलॉजी चेक करी जाती है। मतलब आप किस तरीके के पर्सन हो, ऑप्टिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक, और आप मतलब जो है वो किस तरीके के, मतलब आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो, मतलब किस तरीके से, उस तरीके से वो चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। वो ग्राफ में आपको मतलब आपके जो कैरेक्टरिस्टिक जिसके बेसिस पे आपने वो करा है ना, उसके बेसिस पे आपका जो कैरेक्टर्स है, आपका जो बिहेवियर है, वो चीज़ मतलब आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके का अच्छा ये चीज़ क्या होती है, इससे क्यों ऑर्गेनाइजेशन लेती है, मतलब आप जो है कितने प्रेशर में कितने कामली आप जो वो काम कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मतलब आपके ऊपर हल्का सा प्रेशर पड़ा और आप जो है मतलब बिल्कुल आउट ऑफ लेवल आप हो गए, तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको नहीं चाहिए। उसके बाद फिर आपके पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं।
इंटरव्यूज मतलब जो भी आपका रहेगा वो आपके इंटरव्यू हो गए। इंटरव्यू के बाद आपके रेफरेंस चेक हो गया, ठीक है, रेफरेंस चेक किया जाएगा। अच्छा, रेफरेंस में आप क्या लिखोगे? रेफरेंस में आप उन पर्सन का नाम लिखोगे जो आपको जानते हैं, मतलब रेपुटेड पोस्ट पे होनी चाहिए और आप जिनसे आपके बारे में कांटेक्ट किया जा सके, ठीक है। अब मान लो आपने जो चाय वाले का नंबर दे दिया तो उसका रेफरेंस रेफरेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो अब अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आपने मोदी जी का नंबर दे दिया, उनको बोल दिया जी भाई मैं तो मोदी जी को जानता हूँ, आप मोदी जी को जानते हो, मोदी जी आपके बारे में थोड़ी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेफरेंस चेक किया जाता है, क्रॉस वेरीफाई किया जाता है कि भाई आपका जो कैरेक्टर्स है वो कैसा है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो आपने किसी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का कोई वो लगाया, आपने बताया कि भाई मेरे को इतना एक साल का एक्सपीरियंस है, इससे प्रीवियस जॉब में वहाँ पे था, तो आपके वहाँ पे रेफरेंस चेक किया जाता है आपका कि भाई ये एम्प्लॉय यहाँ पे वर्किंग था या नहीं था, और आपने जो रीज़न बताया और उन्होंने जो रीज़न बताया क्या वो सेम था। आपने ये बताया कि भाई मुझे वहाँ पे वर्किंग कंडीशन दी, दूर था, ये था वो था, फिर पता चले उस ऑर्गेनाइजेशन से आपने उन्होंने कांटेक्ट किया और वहाँ पे पता चला कि भाई आपके ऊपर तो एक पुलिस केस हुआ था सेक्सुअल हरासमेंट का और दिस और दैट, मतलब ये चीज़ें हुई थी, आपको ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला था, ठीक है। तो वहाँ पर फिर वो रेफरेंस चेक फिर वो आपका वैसा हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका रहता है मेडिकल एग्जामिनेशन। कुछ जॉब में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब जो सूटेबल रहता है, आपसे पूछा जाता है कि भाई आप जो है मेडिकली फिट हो या नहीं हो, आपको कोई छोटी मोटी या इस तरीके की कोई बीमारी तो नहीं है, तो वो चीज़ मतलब आपको यहाँ पे पूछी जाती है। फिर उसके बाद होता है आपका फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। अपॉइंटमेंट आपका रहता है, अपॉइंटमेंट करने के बाद आपकी प्लेसमेंट कर दी जाती है, फिर आपको आगे फर्दर प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, मतलब ठीक है भाई जो भी आपकी सेटलमेंट वगैरह होती है वो आपकी सेटलमेंट यहाँ पर हो जाती है। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई आप कब से सूटेबल हैं जॉब को करने के लिए, या कई बार आपको लगता है कि भाई जो है टर्म्स एंड कंडीशन को लेके कई बार आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो वो फाइनली मतलब जो है ये चीज़ें आपके फाइनल सिलेक्शन से पहले ही आपकी डिसाइड कर ली जाती हैं। कई बार ठीक है भाई पेमेंट को लेके कई बार हमें लगता है कि भाई नेगोशिएशन चलता है, बार्गेनिंग कई बार आपकी चलती है, ठीक है। तो वो सारा आपका फाइनल स्टेप पे वो चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। वैसे तो जनरली मतलब ऐसा कोई पेमेंट वगैरह का यहाँ पर इतना ज़्यादा दिक्कत रहती नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें इंटरव्यू में पहले ही क्लियर कर ली जाती हैं कि भाई आपकी ये सैलरी रहेगी, ये चीज़ रहेगी, इफ़ यू आर सूटेबल यस और नो, ठीक है। या फिर कई बार क्या होता है कि जैसे उनको पता है कि भाई 25 में से पाँच पाँच कैंडिडेट हमने सिलेक्ट कर दिए, तो आपको बुला लिया जाएगा और बोल दिया जाएगा ठीक है भाई आप मतलब जो है ये सैलरी रहेगी, ये चीज़ रहेगी आपकी, यस और नो, इफ़ यू आर सिलेक्टेड तो हम आपको कॉल कर लेंगे। आपने बोल दिया कि नहीं भैया इतनी सैलरी पे तो मैं करूँगा ही नहीं, तो आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी इसमें आ जाती है। अब आता है नेक्स्ट आता है आपका सिलेक्शन इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या रहेगा आपका? अच्छा, एक ना इसमें कई बार एक पॉइंट और आता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर इसके और इसके बीच में आपका आता है एप्लीकेशन ब्लैंक। किसी किसी बुक में आपका ये पॉइंट लिखा होगा एप्लीकेशन ब्लैंक, ठीक है। कई बार ये पॉइंट लिखा होता है आपका एप्लीकेशन ब्लैंक, क्या होता है? देखो एप्लीकेशन ब्लैंक का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ठीक है भाई आपने जो है रिज्यूम वगैरह भेज दिया, सब चीज़ें वो कर दी, और उसके बाद भी बोला जाता है कि मैम यू हैव टू कैरी द फोटो जीरोक्स ऑफ योर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल एज वेल एज योर जीरोक्स, ठीक है। उसके बाद जब आपने उनको कांटेक्ट किया, जब आप वहाँ पे गए रिसेप्शन पे, तो वो क्या करते हैं एक पेज फाड़ के देगी वो मैडम आपको और बोलेगी मैम आप ये फॉर्म फिलअप कर दिए। जो उसने पहला फॉर्म दिया आपको, उस फॉर्म को हम बोलते हैं एप्लीकेशन ब्लैंक। उस फॉर्म पे मतलब क्या होता है उनका मतलब वो हर जगह फिल करवाते हैं आपसे, ठीक है। वो बोलते हैं मतलब उसके साथ आपको रिज्यूम अटैच करना पड़ता है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपको अटैच करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो एक इतना मोटी फाइल जो है आपके बनाते हैं, उसमें नेम और जो मतलब एक तरीके से रिज्यूमे काइंड ऑफ ही होता है उसमें, मतलब आपकी जो बेसिक डिटेल्स आप कहाँ कहाँ पर मतलब रहते हो, आपका नाम क्या है, और जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आपके बेसिक और आपकी एजुकेशनल पर्सनल, और आपने क्या क्या, जैसे आप टीचिंग प्रोफाइल पे जाओगे तो आपसे पूछेगा कि भाई आपने क्या क्या क्वालिफिकेशन करी है, आपने रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, या आपने टीचिंग कहाँ कहाँ पर करी है, इससे पहले आपने कौन कौन सी जॉब करी है, किस टाइम से लेके किस टाइम तक, और पोजीशन क्या थी, सैलरी क्या थी, तो वो सारी चीज़ें मतलब आपकी उसमें वो एक फॉर्म जो है फिलअप किया जाता है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ब्लैंक, ठीक है। उसमें साइन वगैरह ये जो कई बार आपको आधार वगैरह ये सब चीज़ें भी उसके साथ में अटैच करनी पड़ती हैं, ठीक है, ऑथेंटिफिकेशन के लिए। तो वो चीज़ें कई बार आपकी यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू बेसिकली क्या हो गया, इंटरव्यू एक तरीके से ओरल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, जहां पर आपसे जो है वो कुछ 2-4 मिनट 10 मिनट 10-15 मिनट आपसे बात करी जाती है, ठीक है, डिस्कशन करा जाता है, आपके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बेसिस पे फिर आपका फर्दर जो आपका सिलेक्शन होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं,
इंटरव्यू बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है सब चीज़ें आपने काम कर लिया और सब चीज़ें मतलब टेस्ट वगैरह आपने दे दी। टेस्ट वगैरह करने के बाद आपका जो वो एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और उस इंटरव्यू में आपका फेस टू फेस मतलब जो है ओरल कन्वर्सेशन आपका होता है। ठीक है, तो ये जो इंटरव्यू है ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्रूशियल पार्ट रहता है हमारे सिलेक्शन का, क्योंकि इसमें ठीक है भाई आपने जो चीज़ें इससे पहले आपने जो रिटर्न वाली चीज़ें हैं जो आपने चीज़ें आपने करी वो बहुत अच्छा करा। ठीक है, लेकिन आपका जो बिहेवियरल ट्रेट, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका साइकोलॉजिकल बियरिंग कैपेसिटी, ये सब चीज़ें आपके इंटरव्यू के थ्रू टेस्ट होती हैं। ठीक है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, आपका स्टेट ऑफ माइंड कितना है, आपका वे ऑफ बिहेव क्या है, वे ऑफ एक्सप्रेशन आपका क्या है, ओपिनियन क्या है, परसेप्शन क्या है, आपका जो टॉकिंग सेंस जो वो किस तरीके का है, आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो कैसे हैं, वो सब चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी, वो सब आपके इंटरव्यू के थ्रू पता चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके इसमें आ जाएंगी। तो हमारे इंटरव्यू जो है वो कितने तरीके के होते हैं ये आप देखते हैं। एक होता है फॉर्मल इंटरव्यू, एक होता है इनफॉर्मल इंटरव्यू। फॉर्मल इंटरव्यू का क्या मतलब है, यहाँ पे पूरा एक स्टेप बाय स्टेप मतलब सारी चीज़ें मतलब फॉर्मली मतलब एक फॉर्मल एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पर आपकी सारी चीज़ें आपकी इंटरव्यू करी जाती हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फॉर्मल इंटरव्यू, मतलब ऑफिस प्रीमाइसिस के अंदर पूरा सेटअप किया जाएगा और उसके थ्रू आपका प्रोसेस किया जाएगा। इनफॉर्मल इंटरव्यू का मतलब क्या है, इनफॉर्मली आपके ठीक है भाई आपके जो क्वेश्चन पूछ लिए 5-7 क्वेश्चन पूछ लिए नॉर्मली कि हाँ भाई क्या क्या आता है, ये कर लेते हो, ये कर लेते हो, ये आता है, ये आता है, हाँ ठीक है भाई, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल इंटरव्यू। ठीक है, ऐसे ही एक होता है स्ट्रेस इंटरव्यू, एक होता है सिचुएशन इंटरव्यू। स्ट्रेस इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, ये इंटरव्यू ऐसा होता है कि यहाँ पे कुछ स्ट्रेस वाली सिचुएशन दी जाती है और उसमें फिर आपको जो है देखा जाता है कि कितने स्ट्रेस में आप काम कर सकते हो, ये स्ट्रेस लेवल चेक करने के लिए आपको किया जाता है। और सिचुएशन इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन दी जाती है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप क्या करोगे। मान लो भाई अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करोगे। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको बोल दिया जाए कि मान लो कि भाई आप जो है एक बीच पे फंस गए हो और आपके आसपास में कोई भी चीज़ नहीं है, तो आप अपने आप को सेफ कैसे करोगे। मान लो आप रात को जंगल में जा रहे हो, जंगल में अचानक से शेर आ जाए तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से मतलब आपकी इमेजिनेशन चेक करी जाती है कि मतलब आप कितना दूर तक का सोच सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लो कई बार आप एक सेल्स पर्सन हो और उसने जो सामने वाले पर्सन ने मतलब जो कुछ बोल दिया आपको कि आपका प्रोडक्ट घट गया है, ये है वो है, तो आप ऐसी सिचुएशन में आप क्या रिएक्ट करोगे। या आप कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हो, सामने वाले पर्सन ने आपको गाली दे दी या यूज कर दिया, व्हाट यू विल डू। कॉल काट के हम उससे लड़ने पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये चीजें मतलब कई बार आपसे पूछी जाती है कि मतलब ये चीजें देखी जाती हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ में आ जाती है तो व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में। ये चीज आपके साथ में आ जाएंगी। एक होता है डायरेक्टिव इंटरव्यू, एक होता है नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। डायरेक्टिव इंटरव्यू का मतलब होता है जिसको हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बोलते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या रहता है कि हर पर्सन से वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैडम आपका नाम क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, मतलब 8-10 सेट ऑफ क्वेश्चन रख लिए, हर पर्सन से वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नॉन डायरेक्टिव में क्या रहता है, नॉन डायरेक्टिव में ये रहता है अनस्ट्रक्चर्ड। इसमें कोई स्ट्रक्चर्ड आपका पहले से ही प्री डिफाइंड नहीं होता, कुछ चीजें कुछ क्वेश्चन होते हैं, एक दो क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन है वो तो सबसे पहले पूछा जाएगा डिफाइन योर सेल्फ या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वो तो सबसे पूछा ही जाएगा। जैसे ही आपने इंट्रोड्यूस करा फिर आपका नए नए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, अच्छा तो मैडम आपने जो है ये जो है आपने एमबीए कहाँ से करा है, यहाँ से करा है, अच्छा ठीक है, ये कहाँ पर है, दिल्ली में, ठीक है, ओके, ये चीज़ है, ठीक है। आप जो है फिर वहीं से आपके अच्छा आपके हॉबीज़ क्या हैं, लिसनिंग म्यूजिक, कौन से म्यूजिक सुनती हैं आप, अच्छा आपने बता दिया रॉक म्यूजिक दीज फलाना झगड़ा, आपने लिख दिया कि भाई कुकिंग, तो आपसे बोल दिया हाँ मैडम क्या बनाना जानते हैं आप, कुछ बना सकती है, हाँ बना सकते हैं, मुंह बना सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आपको क्या क्या आता है, हमें चक्कर आते हैं। तो कई बार इस तरीके से मतलब जैसे आपने मतलब कोई बोला कि भाई आपने बोल दिया भाई मुझे तो सिंगिंग गाने का बहुत शौक है, वो अच्छा मैडम एक गाना गा के सुनाइए आप, वो बोलेगा अच्छा मैडम सॉरी गलती कर दी आपसे गाना गवा के। ठीक है, तो अच्छा आप इसमें ना हमेशा वही चीज़ बतानी चाहिए जिसका आपका रियल में जेन्युइन इंटरेस्ट है। आपने बोल दिया कि जी मुझे तो नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है, ठीक है, चाहे पढ़ी आपने एक भी ना हो, वो आपसे फिर पूछेगा अच्छा ये नॉवल, फिर वो बोलेगा, फिर वो पूछ रहा है आपसे मतलब जो है वो पूछ रहा है नॉवल के नाम कौन से ऑथर की पढ़ी है, रिसेंट कौन सी पढ़ी है, इनकी और कौन कौन सी हैं, किस टाइप के नोवेल आप पढ़ना पसंद करते हैं, इनके कोई एक आध नोवेल का और नाम बताइए। फिर पता चले वो नोवेल किसी और का है, पढ़ के मतलब आप नाम किसी और का बता रहे हो।
तो वहाँ पे फिर उनको पता चल जाएगा हाँ भाई मतलब कि आप कितना सच बोलते हैं। एक आता है पैनल इंटरव्यू, एक होता है ग्रुप इंटरव्यू। देखो पैनल इंटरव्यू का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर पूरा पैनल बैठता है। ये पीएचडी वाले इंटरव्यू जितने भी होते हैं वो सारे पैनल इंटरव्यू होते हैं, ठीक है। वहाँ पे पूरा पैनल बैठता है, आप अकेले होते हो, पूरा पैनल बैठता है, ठीक है। जैसे वो शादी के लिए वो देखने आते हैं ना, मतलब लड़की एक होती है लेकिन बाकी पूरा पैनल बैठता है, वो देखता है कि भाई हाँ भाई किस तरीके से क्या लेकर आई है, क्या पहना है, क्या 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 चीज़ है, वो तो हर एक चीज़ ऑब्जर्व करी जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर जब आप पीएचडी के लिए जाते हो तो एक कुर्सी आपकी होगी, पूरा पैनल बैठा होगा, वो आपसे मतलब जो अलग अलग करके क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन एक बंदा उसमें शांत होता है, वो कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सुनता है, वो बस आपको ऑब्जर्व करता है। वो एक साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट से होता है वो बंदा, वो आपके बिहेवियर को एक्सप्रेस करता है, वो आपके ओपिनियन और आपका जो जो हाव भाव होते हैं ना उनको एक्सप्रेस करता है वो, मतलब उस पर वो साइकोलॉजी से पर्सन होता है वो, ठीक है। तो ये आपका, अच्छा एक होता है आपका ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू लेने वाला एक होता है, इंटरव्यू देने वाले जो पर्सन होते हैं 4-5 होते हैं। मतलब जीडी काइंड ऑफ जीडी में तो खैर इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन वो उसमें तो डिस्कशन होती है, उसमें इंटरव्यू नहीं होता, उसमें मतलब जो सामने वाला पर्सन कुछ नहीं बोलता। लेकिन इसमें क्या है, जैसे 4-5-5-6 क्वेश्चन पूछ लिए, अब जो जो आंसर कर रहा है ना, ये ऐसे इंटरव्यू पता है किसमें होते हैं, ये ग्रुप इंटरव्यू मतलब जैसे उसमें होते हैं आपके, जैसे जब कैंडिडेट आपके ज़्यादा हो, ठीक है, और टाइम हमारा कम हो। जो वाइवा होते हैं ना हमारे, वाइवा हमारे ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, ठीक है। 4-5 बच्चों को बैठा लिया, अच्छा बेटा व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है, आईसीयू क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर वो देखता जाता है, जो जो आंसर करता जाता है, मतलब एक 5 मिनट में वो 10 बंदों को निपटा देता है। तो ऐसे करके मतलब वो एक मतलब 15-20 मिनट में वो पूरी क्लास को निपटा देता है। तो इस तरीके से जो वो आपके ग्रुप इंटरव्यू होते हैं। उसके बाद आता है आपका डेप्थ इंटरव्यू। डेप्थ इंटरव्यू जो है तो सबसे खतरनाक होता है। ये जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वगैरह, ये जो जब आप हाई प्रोफाइल जॉब के लिए जाते हो ना, तो आपसे पूछा जाता है कि मैडम आपका सब्जेक्ट क्या है। वो सब्जेक्ट में क्या करेगा, सबसे लास्ट वाला जो इंटरव्यू होगा ना, वो आपका डेप्थ इंटरव्यू होता है। वो पूछता है कि मैडम आपको कौन सा टॉपिक मतलब जो है वो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आपने मान लो बता दिया भाई इकोनॉमिक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में मैडम कोई ऐसा टॉपिक जो मतलब आपको ज़्यादा पसंद हो, तो वो इकोनॉमिक्स में आपको माइक्रो ज़्यादा अच्छी लगती है, मैक्रो ज़्यादा अच्छी लगती है। आपने बोल दिया मुझे माइक्रो ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, माइक्रो की डिटेल्स में घुस जाएगा, वो उसकी डिटेल में से क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा मैडम ये सिनेरियो है, ये आपका बजट लाइन है, ये प्राइस है, ये आपका इंडिफरेंस कर्व है, ये है, ऐसा है, वैसा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, ये चीज़ क्या होती है, वो चीज़ क्या होती है। फिर उसमें आपको डिटेल नॉलेज आपकी चेक करी जाती है कि भाई आपको मतलब उसकी नॉलेज है भी या नहीं है। ये चीज़ आपकी इसमें आ जाती है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें कॉन्सेप्ट आपको कैसे लगे वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिए। जल्द ही मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। और इसमें अगर किसी भी पर्सन को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जल्द ही मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।